Let's start company audit unit 2. कंपनी ऑडिट यूनिट 2। ये चैप्टर के अंदर यूनिट 2 के अंदर हमको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। अब पहले इसका कंटेंट देख लेते हैं, कंटेंट क्या है। तो कंटेंट के अंदर आपको ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल, ऑडिट ऑफ डिबेंचर, ऑडिट ऑफ डिविडेंड और अलग सा चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर स्टडी करना है। क्लियर। अब थोड़ा आपको ध्यान देना है, जो जो चीज़ आपको बताने वाला वो सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो हम अपने ये लेक्चर के अंदर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसको चालू करने के पहले थोड़ा ये समझ लो शेयर कैपिटल क्या है न उसका जनरल प्रोग्राम क्या होता है। Almost the first function of any company is to raise the capital. Except a private company, every company issue prospectus or statement in lieu of prospectus before it proceed to allotment of share capital। सीधी बात है कि कोई भी कंपनी हो, अंदर मत ढूंढो, अंदर नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी हो उसको बिजनेस करना है, धंधा करना है तो शेयर कैपिटल होना ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनी के अलावा कोई भी पब्लिक कंपनी के कोई भी कंपनी हो उसको प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है ताकि पब्लिक वो प्रोस्पेक्टस पे स्टडी करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे एज ए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। Clear? The audit of share capital is necessary both on incorporation and afterward whenever direct decided to increase the subscribed share capital। याद रखना, except when fresh capital has been issued during the audit, it is not enough if transfer of share registered during the year verified विथ टोटली पेड अप ऑफ द कंपनी। यानी सीधा बताया कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल के हिसाब से कंपनी जब चाहे अपने ऑथोराइज के मुताबिक जब चाहे वो इश्यू सब्सक्राइब करवा सकती है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला आता है जनरल प्रोसीजर। जनरल प्रोग्राम क्या है तो उसके बारे में थोड़ा पॉइंट है, आप लोग मटेरियल लेके बैठना, क्लियर, पेन पेंसिल लेके बैठना ताकि आपको समझने में इजी हो। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे वो है जनरल प्रोग्राम के ऊपर। इसके ऊपर जनरल प्रोग्राम के ऊपर जनरल प्रोग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जनरल प्रोग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है तो इसमें ध्यान देना, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है नॉमिनल कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल जिसको ऑथोराइज कैपिटल भी बोला जाता है और जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। ये सब आपको याद रखना है एमसीक्यू में। अब इसके बारे में क्या बताया है तो इसके बारे में क्या बताया, दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्लियर। इसके बारे में किसमें बताया? सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है तो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब ये कैपिटल होती है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी which is stated in the memorandum as the capital of the company with which is to be registered being the maximum amount to raise by issuing share and upon which it pays stamp duty। ये सब चीज़ों का आपको याद रखना है कि भाई कंपनी ने मेमोरेंडम के अंदर कितना एक्सप्लेन किया कि कंपनी की कैपिटल कितनी होगी और उसने उसके मुताबिक कितना स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया हुआ है। इट इज़ यूजुअली फिक्स्ड। ये सब जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सब याद रखना, मटेरियल में नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। इट इज़ यूजुअली द फिक्स अमाउंट which is estimated the company will need including working capital and reserve capital। Clear?
अब एक और पॉइंट याद रखना है कि द ऑथोराइज कैपिटल may be verified may be verified to the amount shown in memo मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो आपने बताया ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट को ऊपर भी स्टडी करेगा। ही ऑल्सो वेरीफाई प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये तुम्हारा हुआ नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल के बारे में। ये सब तुम्हारे को मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इश्यूड कैपिटल के बारे में। तो इश्यूड कैपिटल क्या होती है, तो इसके बारे में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसकी डेफिनेशन क्या बताती है। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी ने मार्केट में ऑथोराइज कैपिटल में से कितना पैसा बाहर निकाला है। एंड ये चीज याद रखना, एंड ऑल्सो इंक्लूड द शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन अदर देन कैश। याद रखना है कंपनी ने विदिन कितने शेयर निकाले हैं। अब इसके अंदर एक रूल और आता है, वो रूल ये है कि एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इट मेक इट्स ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट इश्यूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये कंपल्सरी कायदा हो गया कि शेड्यूल 3 के मुताबिक जितनी भी कंपनी ने इश्यू शेयर किया है उसको कंपल्सरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर, ताकि ऑडिटर ऑडिट करने में आसानी। ये तुम्हारा हुआ ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑडिटर इसको वेरीफाई कैसे करेगा, तो ध्यान देना, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर स्टडी करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का प्रोस्पेक्टस, और या तो अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के बदले स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस दिया है या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस दिया है, उसमें से जो जो रूल्स अप्लाई होते हैं उस पर स्टडी करेगा। उसके बाद ये भी वेरीफाई करेगा कि जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है कि जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता वहां तक कंपनी अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती। क्लियर। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा कि ब्रोकरेज और अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड। अगर कंपनी ने इश्यू ऑफ शेयर के समय जो ब्रोकरेज पे किया है, अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है, तो क्या उन्होंने वो पैसा वॉज पेड ओनली एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर कंपनी ने अपने शेयर
इसके जरिए अंडर राइटिंग कमीशन के जरिए या ब्रोकरेज के जरिए पे करे, तो ऑडिटर ये भी स्टडी करेगा कि भाई क्या वो रूल्स के मुताबिक उसने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। क्लियर? कि क्या कॉमन है, कंडीशन बताइए कि भाई ऑडिटर ब्रोकरेज 1% देना है, तो क्या तुमको उसके अंदर कंडीशन है कि नहीं है। उसके बाद ये भी चेक करेगा कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से है, ये भी करेगा, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है। ऑडिटर प्रिलिमिनरी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, वो सब चीज़ों के ऊपर भी स्टडी करेगा। फिर उसके बाद ये भी देखेगा कि भाई कंपनी सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है कि नहीं, whether the company is following the guidelines issued by Security Exchange Board of India by manager and submitted to CPU। बराबर। तो ये सब चीज़ क्या करेगा ऑडिटर, स्टडी करेगा। ने फिर ये भी देखना है कि भाई कंपनी ने लीगल प्रोविज़न, क्या ये मोस्ट टाइम की पॉइंट है, ये मटेरियल में नहीं है। उसके बाद ये भी वेरीफाई करेगा कि लीगल प्रोविज़न के मुताबिक उसने शेयर इशू एट प्रीमियम करे है कि फिर स्वीट इक्विटी शेयर इशू करे है। ये सब अपना पढ़ा था एस वाई बी कॉम में। या तो शेयर इशू एट डिस्काउंट करे, मगर याद रखना कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती है एज पर द कंपनी एक्ट 2013। इसकी कुछ रूल्स है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? तो ये तुम्हारा था इंट्रोडक्शन टॉपिक जो अपने मटेरियल में नहीं है। क्लियर? अब हम कंटिन्यू करेंगे जो कंटेंट हम पढ़ने वाले वेरिफिकेशन के रिलेटेड। तो वो सब चीज़ आपको बताए, वो याद रखना ज़रूरी है। तो यूजुअली देर आर 3 स्टेजेस इन द इश्यू ऑफ शेयर। 3 स्टेज होते हैं। नंबर 1, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन मनी। आपने जितने शेयर अप्लाई करे उसके हिसाब से आपके पास रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट कैसे करा है और उसका अलॉटमेंट की रिसिप्ट क्या है। अगर कंपनी ने कॉल के जरिए मंगाया, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो उसकी रिसिप्ट और उसके कॉल के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो हम पहले देखते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई द अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन फॉर द सेल इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे वेरीफाई करेगा, ध्यान देना। चेक एंट्री इन द एप्लीकेशन बुक विथ ओरिजिनल एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशन आई है उसको बुक के साथ कंपेयर करेगा। चेक एंट्रीज इन द एप्लीकेशन बुक एज डिपॉजिट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन विद दिस इन द केस बुक। डिपॉजिट के अंदर चेक करेगा जितनी एप्लीकेशन के जितना डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। वाउच अमाउंट रिफंडेड टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन विद द कॉपी ऑफ लेटर ऑफ रिग्रेट। अगर एग्जांपल ये भी हमने पढ़ेला कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन आती है तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है। तो कंपनी ने अगर शेयर रिजेक्ट किए हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट किए, तो उसकी अमाउंट अनसक्सेसफुल एप्लीकेशन को जिसको रिफंड करना है तो उसको लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ अमाउंट रिफंड किया है कि नहीं, ऑडिट ये भी चेक करेगा। चेक द टोटल कॉलम इन द एप्लीकेशन एंड कंफर्म द जर्नल एंट्री। उसके बाद टोटल कॉलम को जर्नल एंट्री के साथ कंपेयर करेगा कि भाई जितनी अमाउंट एप्लीकेशन में आई उतनी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुई है कि नहीं। ये सब आपको जर्नल एंट्री याद होना ज़रूरी है। पढ़ा था ना आपने कि भाई अगर कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है तो उसकी एंट्री क्या आती, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये देखेगा कि क्या वो एप्लीकेशन उसके साथ कंपनी ने, उसके साथ बैंक ने ध्यान दिया है कि नहीं, उसको कैपिटल क्रेडिट किया है कि नहीं। सेकंड वन इज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट એટલે મંજૂરી આપવી। अलॉटमेंट એટલે મંજૂરી આપવી। अलॉटमेंट એટલે મંજૂરી આપવી। तो अलॉटमेंट के अंदर ऑडिटर क्या चेक करेगा, तो अलॉटमेंट के अंदर सबसे पहले एग्जामिन करेगा डायरेक्टर मिनट बुक टू वेरीफाई द अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट, कि भाई डायरेक्टर ने कितना अप्रूव किया है अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद कंपेयर कॉपीज ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट विथ एंट्रीज इन एप्लीकेशन बुक। कॉमन ये भी देखेगा ना कितनी एप्लीकेशन आई हो, कितनी मंजूरी है, उसको कंपेयर करो। ट्रेस एंट्री इन द केस बुक। केस बुक में क्यों करेगा कि भाई कितना अमाउंट हमारे पास आया, केस बुक में अमाउंट चेक करो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ट्रेस द अमाउंट कलेक्टेड एज एप्लीकेशन एज वेल एज दोज ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन इन द रजिस्टर। एप्लीकेशन रजिस्टर और अलॉटमेंट बुक के अंदर कितनी अमाउंट है उसको चेक करो। नेक्स्ट इज whether the amount stated in prospectus for minimum amount has been subscribed or received by the company। सबसे बड़ी चीज है
कि जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता वहां तक कंपनी अलॉट नहीं कर सकती, तो ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा। Check the amount on application on every security is not less than 5% of the nominal amount or percentage or amount prescribed by SEBI। बहुत बड़ा पॉइंट है कि अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी इज नॉट लेस देन 5%। ये आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 5%। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप पहले से बरसों से पढ़ते आ रहे हो कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस अमाउंट रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इश्यू। बराबर है। प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 30 दिन बाद अगर तुमको पेमेंट नहीं आता तो आपको 15 दिनों के अंदर, यानी जब अपने एप्लीकेशन मंगाने का पैसा बंद किया था कि ये हमारे एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, अप्लाई करने की लास्ट डेट, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो 15 दिनों के अंदर आपको पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कॉल मनी। इसमें आता है एग्जामिंग डायरेक्टर मेकिंग कॉल। डायरेक्टर कैसे कॉल मंगा रहा है, फर्स्ट कॉल मंगा रहा है, फाइनल कॉल मंगा रहा है, डायरेक्टली फाइनल कॉल मंगा रहा है। उसके बाद सेम अमाउंट वाउच अमाउंट विद द रिसिप्ट, रिसिप्ट के साथ वाउच चेकिंग करेगा, वाउच बिल चेक करेगा। उसके बाद पोस्टिंग करेगा कि भाई जब पोस्टिंग जो हुई है वो बराबर हुई है कि नहीं, से रजिस्टर में। उसके बाद जनरल एंट्री को वेरीफाई करेगा कि जितना कॉल अमाउंट है उसको तुमने कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया है कि नहीं। ये भी देखेगा कि अगर कॉल इन एरियर हुआ है या ना मरवाना बाकी हफ्ता तो वो कितना है। क्लियर? तो ये तुम्हारी कॉल की हुई। अब इसमें थोड़ी चीज़ आती है वो जनरल की है, इसको याद रखना ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले तो ऑडिटर ये चीज़ पे भी जनरल ध्यान देगा कि जो नॉमिनल शेयर अलॉट हुए हैं वो ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि कंपनी, मैंने आगे आपको इसके लिए इंट्रोडक्शन बताया कि कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। सी द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैव बीन फाइन विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, ये भी देखा जाएगा। एक्सटेड बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर अकाउंट इन शेयर रजिस्टर एंड बैलेंस विद शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस शेयर होल्डर का है और शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है उसको चेक करेगा। आगे मैंने बता दिया अंडर राइटिंग कमीशन या तो एग्जाम्पल ब्रोकरेज पे करते हैं तो क्या वो तुम्हारा आर्टिकल जो मेमोरेंडम के अंदर स्पेसिफाइड परसेंटेज के हिसाब से दे रहे हो कि नहीं वो चेक करेगा। बराबर ने। पॉइंट नंबर 6 मोस्ट खतरनाक है। सी द कंपनी हैज डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट, जो लोगों ने शेयर मंजूर हुए हैं वो शेयर होल्डर को 3 महीनों के अंदर अलॉटमेंट से, कितने महीनों के अंदर? 3 महीनों के अंदर कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट अलॉट किए हैं कि नहीं है। क्लियर? ये सब चीज़ों पे देखना ज़रूरी है। तो ऑडिटर ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देता है। समझ में आया? कौन सी चीज़ें पे आया? क्लियर? अब इसमें एक और पॉइंट नवा आता है जो है तो आपके मटेरियल में नहीं है, वो आपको ये भी पढ़ना ज़रूरी है। वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये हमने देखा फॉर कैश, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब तुम्हारा नवा टॉपिक आता है जो मटेरियल में, ये सब चीज़ भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है कि अगर कंपनी ने शेयर इश्यू करे है फॉर कंसीडरेशन बदले में, मगर कैसे? अदर देन कैश। अदर देन कैश यानी कंपनी ने, अभी जो हमने पढ़ा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो जो हमने पढ़ा वो कैसा था? इश्यू ऑफ शेयर फॉर केस। अब ये आता है अदर देन केस। अगर कंपनी ने कोई शेयर अदर देन केस करे तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, उस पर हम स्टडी करेंगे। इसकी कंडीशन क्या बताइए? सम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर अलॉटमेंट इज फॉर कैश और अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना कि अगर कंपनी ने कोई अलॉटमेंट ऑफ शेयर किसके साथ एडजस्ट किया है, थोड़ा लॉजिक आपको होना चाहिए। डेप्थ के साथ, एडजस्टेड अगेन डेप्थ ऑन बाय द कंपनी। जैसे एग्जांपल है कि भाई कोई लैंडर है, कोई वेंडर है, उसको पेमेंट करना है, मशीन लिया है, क्रेडिटर है, तो बोला तो हमारी कंपनी के शेयर ले ले। बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इन सच केस द अलॉटमेंट इज एडजस्टेड
ऑफ अ, याद रखना ये पॉइंट बहुत काम का है, किसके साथ एडजस्ट होगा, ऑफ अ बोनोफाइड, अंडरलाइन याद रखना, बोनोफाइड डेप पेबल, बोनोफाइड डेप पेबल इन मनी, ये सब चीजों को ध्यान देना जरूरी है। द अलॉटमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अगेंस्ट केस, अगर आपने अदर देन केस करा है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई सपोज क्रेडिटर को पैसा देना था तो उसको आपने शेयर के तौर पे एडजस्ट किया, तो आपको बोनोफाइड डेप पेबल स्पेसिफाई रजू करना जरूरी है। क्लियर, क्लियर, समझ में आया? तो ये तुम्हारा हुआ अदर देन केस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपनी अगर शेयर प्रीमियम के साथ इश्यू करती है, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ कंपनी हैज इश्यूड अ शेयर एट प्रीमियम दैट इज एक्सेस ऑफ नॉमिनल ऑफ द शेयर। जैसे एग्जांपल 10 वाले फेस वैल्यू आपने 15 रुपये मंगाए, इसका मतलब आपने 5 रुपये ज़्यादा मंगाए, तो वही बताए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, याद रखना कौन सा सेक्शन है, याद रखना यहाँ पे सेक्शन 52, याद रखना, वापिस बोल रहा हूँ, याद रखना सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड से कंपनी शेल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव बाय सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम अकाउंट इन द अकाउंट कैन बी अप्लाई, यानी कंपनी ने जो पैसे से ज़्यादा मंगाया है तो उसको अपने कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में करेंगे। तो इसके अंदर कंडीशन क्या, तो ऑडिटर क्या करेगा, टूवर्ड द इश्यू ऑफ अन इश्यू शेयर ऑफ द कंपनी टू द मेंबर ऑफ द कंपनी इज अ फुल्ली बेनर शेयर। अभी इस्तेमाल कहाँ होगा, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम बोनस शेयर इश्यू करने में इस्तेमाल हो सकता है, फुल्ली पेड अप इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, कि भाई कंपनी ने 5 रुपये ज़्यादा मंगाया तो इस्तेमाल कहाँ कर सकती है, अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऑडिटर ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देगा। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम कहाँ पे डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर। उसके बाद राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो उसको एडजस्ट करने के लिए, या तो आपको कोई कमीशन पे करना हो, डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर, अगर आप कोई शेयर डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, डिबेंचर डिस्काउंट में इशू कर रहे हो तो एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, जो आपने एसवाईबी को मैं पढ़ा कि प्रेफरेंस है तो रिडीम करते हो तो उनको जो प्रीमियम देना है वो प्रीमियम के अंदर तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, अगर कंपनी को खुद के शेयर परचेज करना है जिसको अपने बाई बैक बोलते हैं अंडर सेक्शन 68, तो वहां पे ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद आता है शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, अंदर नहीं है भाई, ढूंढो मत, नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं आपको जो ऑडिट पढ़ाऊंगा वो कम्प्लीटली रूल्स के मुताबिक ही पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ इतने पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, अगर कोई कंपनी अपने इक्विटी शेयर डिस्काउंट में इश्यू करती है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। इश्यू एट डिस्काउंट, तो याद रखना एज पर सेक्शन 53, याद रखना प्रीमियम किस में था, 52 में था, इश्यू एट प्रीमियम, डिस्काउंट किस में है, 53 में। तो इसकी कंडीशन क्या बताइए, नो कंपनी शेयर इश्यू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट कोई भी कंपनी इस डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इश्यू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर। याद रखना ये आपने पढ़ा हुआ है कि यही से जैसे जो कंपनी डिस्काउंट में इश्यू कर सकती है। स्वीट इक्विटी शेयर का सेक्शन कौन सा है, तो स्वीट इक्विटी शेयर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 54 है, ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ चुके हो। उसके बाद एक और पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कंपनी ने स्वीट के अलावा डिस्काउंट में इश्यू करे हैं तो वो ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया, क्या हो गया, वॉइड हो गया। एज पर द कंपनी एक्ट कंपनी शुड बी पनिशेबल विथ फाइन, क्या, अगर कंपनी ने इश्यू कर दिए इक्विटी शेयर डिस्काउंट में स्वीट के अलावा तो कंपनी को फाइन हो सकता है, कितना फाइन हो सकता है, तो नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम तो नहीं होगा, विच में एक्सटेंड टू, विच में
एक्सटेंड टू जो बढ़ के 5 लाख तक का हो सकता है। कितने लाख से? 1 लाख से लेके 5 लाख तक। अगर जो जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व है इसके अंदर डिस्काउंट में, तो हो सकता है कि उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए। इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल भी हो जाए। कितने महीने तक की? 6 मंथ तक की जेल हो सकती है। क्लियर? ने उनके ऊपर भी 1-1 लाख से लेके 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो ये डिस्काउंट के बारे में कंडीशन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग लिख सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब तुम बोलोगे सर तुमने स्वीट सेल नहीं पढ़ाया, बोनस से नहीं पढ़ाया, तो भाई वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये सब चीज़ आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट में यूनिट 1 में पढ़ चुके हो। क्लियर? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे। इश्यू कॉल पेड इन एडवांस, जिसको हम अकाउंट की लैंग्वेज में कॉल इन एडवांस बोलते हैं। अ कंपनी इज परमिटेड बाय आर्टिकल में एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर, ये भी याद रखना अगर तुम्हारा आर्टिकल में इसकी मंजूरी है तो, either the whole amount or part of the amount or remaining unpaid held by him in call in advance, but the amount so received cannot be treated as part of capital for the purpose of any voting right। बहुत बड़ी चीज़ है, तुम ले सकते हो अगर आर्टिकल में, मगर ऐसा नहीं कि उसने एडवांस में दे दिया तो उसका वोटिंग राइट बढ़ जाएगा। क्लियर? और इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि अगर कोई कंपनी के अंदर बंदा कॉल इन एडवांस करता है तो कंपनी को उसको 12% तक, याद रखना कितने परसेंट तक? 12% तक उसके एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सिमिलरली आता है कॉल इन एरियर। कॉल इन एडवांस का मतलब एडवांस में पैसे देना, कॉल इन एरियर का मतलब होता है मड़वाना बाकी हफ्ता। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉल इन एरियर should be verified by the said register if any call are due from director। याद रखना अगर कोई डायरेक्टर ने पेमेंट नहीं कराया तो दे शुड बी सेपरेटली शोन इन द बैलेंस शीट, उसको अलग बताना जरूरी होगा। क्लियर? क्लियर? नहीं, इसी तरह कंपनी चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है तो कंपनी कॉल इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10% है। और याद रखना कॉल इन एरियर भी कंपनी के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर हुआ, ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। ओके।